हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसका चैप्टर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 2 और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। उसमें भी मैंने डिटेल में ही स्टडी कराया है और जैसे मैंने ये चैप्टर कवर कराए हैं उसी तरीके से मैं आगे पूरी कंप्लीट बुक को कवर कराऊंगी। इस बुक के बाद हम फिर बाकी की और बुक्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको डिटेल स्टडी करनी है एनसीईआरटी बुक की, तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 3 है सरकार क्या है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि सरकार क्या है, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि सरकार ये होती है, सरकार ये होती है, सरकार के काम ऐसे होते हैं। तो यही सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दी हुई हैं। सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। अब जैसे यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये राहत सामग्री की बात हो रही है। यहाँ पर प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, तो यहाँ पर महंगाई की बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश की सरकार, तो यहाँ पर एक सरकार में विस्तार की बात हो रही है। कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, तो यहाँ पर बिजली विभागों की बात हो रही है। सरकार ने 15,000 से अधिक गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया, तो यहाँ पर इन्होंने एक हेडलाइन दी हुई है। इससे ही रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर ये एक एक्टिविटी भी दी हुई है। मैं सारी जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो साथ के साथ कवर कराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए, इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। तो किस काम की बात की जा रही है, जैसे कि एक हो गया लॉ एंड ऑर्डर, एक हो गया महंगाई, और किस टॉपिक की बात करी जा रही है अगर इसमें देखा जाए तो आता है कि राहत कार्य, बाढ़ पीड़ितों के लिए जो गवर्नमेंट ने किया है वो क्या होता है, वो राहत कार्य होता है। और जैसे कि न्यायपालिका में विस्तार करना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, विस्तार का कार्य। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। अब पहले हम यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगी। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। अब यहाँ पर मेन मुद्दा आता है कि सरकार होती क्या है। सरकार एक लोगों का एक ऐसा समूह होता है, एक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो कि देश के विकास के लिए कार्य करते हैं, देश पर शासन करते हैं। और ये जो सरकार होती है ये लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। वो एक इलेक्शन की प्रक्रिया के थ्रू होता है जो हर 5 साल पर होते हैं। उसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही फिर सरकार बनाते हैं। सरकार किसी भी देश का, अगर सरकार नहीं है तो किसी भी देश का जो संचालन होगा या उसका विकास होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर्स भी बनाती है, बहुत सारे नियम कानून बनाती है जो कि लोगों के विकास के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है।
उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी करती है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा है कि गवर्नमेंट के काम क्या होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट ने अपने काम लिखे हुए हैं। क्या आप सरकार के कुछ और ऐसे कामों के उदाहरण दे सकती हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है, ये यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अब इसमें आता है जिसे हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराना, लाइक पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जनसाधारण तक मेडिकल सर्विस देना। तो ये भी एक आता है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेडिकल सर्विस देना। दूसरा इसमें आ सकता है कि गांव में पानी की सुविधा कराना, शौचालय बनाना, ये सब भी गवर्नमेंट के ही काम है, पानी की सुविधा देना। उसके बाद आता है महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। जैसे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कुपोषण है तो उसके जागरूकता अभियान हम एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे काम हैं जो गवर्नमेंट लोगों की विकास के लिए करती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे कि स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे कि हरियाणा, असम, इसमें और भी राज्य आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, की सरकार बहुत पूरे राज्य में काम करती हैं। ये हम मैप में भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में भी आप जानेंगी। अब यहाँ पर तीन तरीके के स्तर की बात करी गई है, जो कि स्थानीय स्तर होता है। स्थानीय मतलब जो आपके गांव में है, शहर में है या मोहल्ले में है, जो एक सरकार होती है वो काम करती है, तो वो कौन सा स्तर होता है, स्थानीय स्तर। अब दूसरा स्तर आता है इसमें राज्य। अब राज्य आपको पता है हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं। तो राज्य चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, तो जो पूरे राज्य को देखती है वो राज्य के लेवल पे होता है काम। तीसरा होता है राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय क्या होता है, जैसे कि पूरे देश का जो इस टाइम पे कार्यभार संभाल रहे हैं वो पूरे राष्ट्र को देखते हैं कि पूरे देश के लिए क्या सही है, क्या निर्णय लिए जाएं, क्या नहीं लिए जाएं। तो एक राष्ट्रीय लेवल पर होता है। अब यहाँ पर अगर हम इस मैप को देखें तो इसमें सारे राज्य दिए हुए हैं। ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। तो ये सारे यहाँ पर राज्य हैं और उनकी राजधानी भी इस मैप में यहीं पर लिखी हुई है। ये एक और मैप यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें सारे मार्ग दिए हुए हैं कि कौन से राज्य से कौन सा मार्ग कैसे जुड़ता है, क्या सेवाएं हैं, ये इस मैप में दिया हुआ है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया,
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही पहले था पार्ट, लेकिन अब उसको अलग कर दिया गया 2014 में। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश है यहाँ पर, और ये तेलंगाना। ठीक है, दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब ये देखते हैं मैप में, यहाँ पर ये रहा जम्मू एंड कश्मीर, और ये यहाँ पर इतना बड़ा ये क्या है, ये लद्दाख है। तो ये दोनों पॉइंट भी हमारे क्लियर हो गए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आप ड्राइव तभी कर सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है किसी दूसरे कानून को लेकर, यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ ड्राइविंग से रिलेटेड है, इसी से संबंधित एक और कानून आता है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। वो क्या है, वो इसलिए कानून बनाया गया है लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि शराब पीने के बाद गाड़ी चलाएंगे तो वो उनकी ही जान को खतरा हो सकता है। तो ये एक है। दूसरा आ गया चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डोंट ड्रिंक, एक सेकेंड, एंड ड्राइव। एक आता है इससे चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज का भी यही है कि बहुत ही कम उम्र में जो बच्चों की शादी हो जाती है, ये उससे संबंधित होता है। दूसरा आता है सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है, तो वो न्यायालय जा सकती हैं और यह दावा कर सकती हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। ये भी आपके पास एक राइट होता है कि आप अगर कोई आपको लगता है कि कोई किसी भी कानून का पालन नहीं हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें सरकार के प्रकार हैं। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। अब चलिए ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि लोकतंत्र सरकार कौन सी होती है। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हर 5 साल में हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं जिसमें हम ही लोगों को चुनते हैं, वही सरकार बनती है। अब इसके लिए जो सरकार कुछ भी नियम बनाती है या कोई भी कदम उठाती है या लोगों के लिए कुछ भी काम करती है, तो उसके लिए एक कंप्लीट ब्यौरा देना होता है कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं या किस वजह से इस लॉ को लाया गया है या इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ये सब किस में होता है, ये लोकतंत्र में होता है। अब एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। हमने पहले लोकतंत्र पढ़ा, अब हम राजतंत्रीय सरकार पढ़ रहे हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने या सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। यहाँ पर राजा के पास एक समूह तो होता है सलाहकारों का, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है वो राजा का ही होता है।
लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। जैसे कि हमने लोकतंत्र में देखा था कि अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ और ऑर्डर पास करती है तो उसके लिए उसको का कंप्लीट ब्यौरा देना पड़ता है कि आप ये उन्होंने किस लिए किया है, किस वजह से किया है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लोगों को इससे क्या लाभ होगा, तो वो सब उसमें बताना पड़ता है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं राजतंत्र की, तो राजतंत्र में क्या होता है, इसमें राजा या रानी को इस तरीके का अपने निर्णय की एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आती है लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्शन होते हैं, उसके बाद ही आपको देखना होता है कि आपको बीजेपी को वोट देनी है या आपको कांग्रेस को वोट देनी है। तो वो एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ही अपने प्रतिनिधि को चुना जा सकता है। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दें। आज हमारे देश में जो भी 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, हर किसी को वोट देने का अधिकार है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। जो चीज़ आज है वो पहले नहीं थी। पहले बहुत चीज़ें अलग थीं। पहले सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जो पढ़े लिखे थे या जो अमीर थे, हम उनको कह सकते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देना चाहिए क्योंकि वो आपका अधिकार है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतें और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थीं। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे। यही मैंने कहा था कि औरतों को, गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को इनको वोट देने का अधिकार ही नहीं था। सिर्फ जो लोग पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी, सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध भी किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। इस चीज़ का विरोध गांधी जी ने भी किया था कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को, ये जो आंदोलन किया गया था, इसे महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। ये रहा यहाँ पर, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाए रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं
सकती। लेकिन ऐसी बात नहीं है, महिलाएं भी आजकल पुरुषों के समान ही हर तरीके का कार्य कर सकती हैं। लेकिन ये उन लोगों को कब पता चला, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और जो पुरुष थे वो तो लड़ाई के लिए चले गए, जो बाकी का काम करना था, जो और पुरुष काम करते थे, उसके लिए उन्होंने फिर महिलाओं को बुलाया। महिलाओं ने आकर जब वही काम बहुत अच्छी तरीके से करना शुरू किया तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि अच्छा ये भी ये सारा काम कर सकती हैं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने की अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किए। उसमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना एक तरीके से देखा जाए तो इतना संघर्ष किया, किस अधिकार के लिए, वोट देने के अधिकार के लिए। तो अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में जाकर मिला। इतना संघर्ष उन्होंने इसलिए किया कि उनको वोट देने का अधिकार मिले, उनको समानता का अधिकार मिला जाए। अब यहाँ पर देखते हैं पृष्ठ 33 और 34 पर मानचित्रों को देखें। वे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाते हैं। इन मानचित्रों और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाएं। अब यहाँ पर पहला है भारत के पड़ोसी देशों के नाम। अब हमें ये मानचित्र में ढूंढना है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारा यहाँ पर मैप है। हाँ, भारत के पड़ोसी देश हो गए पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका भी इसी में आ जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनके पड़ोसियों के नाम लिखिए। अपने राज्य, अब आप किस राज्य में रह रहे हैं? आप हरियाणा में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उसके आसपास कौन सा दूसरा राज्य है या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है इसमें। जैसे कि आप हरियाणा में रह रहे हैं तो हरियाणा के बराबर का राज्य कौन सा हो गया? पंजाब हो गया यहाँ पर। ठीक है, दिल्ली हो गया और चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये आपको इसमें देखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है अपने ज़िले और उसके पड़ोसी ज़िलों के नाम। अब जहाँ ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, आप किस ज़िले में रह रहे हैं, उसके आपको नाम ऐसे ही ढूंढ कर लिखने हैं। अपने ज़िले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले वहाँ, और राष्ट्रीय राजधानी जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से राष्ट्रीय राजधानी के लिए कौन कौन से मार्ग जाते हैं वो आपको इसमें देखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकती है कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं? उनके आगे निशान लगाइए। आपको याद होगा कि हमने सरकार के 3 स्तर के बारे में पढ़ा था। पहला था स्थानीय, दूसरा था राज्य और तीसरा था राष्ट्रीय। स्थानीय में क्या था? जो आपके गांव शहर से जो संबंधित होता है या निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि गांव का मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, तो ये सब क्या हो गया? स्थानीय में आता है। राज्य में क्या, आप किस राज्य में रह रहे हैं? आप यूपी में रह रहे हैं या आप एमपी में रह रहे हैं, कहाँ पर हो गया? राष्ट्रीय मतलब पूरे देश की बात जहाँ पर होती है वो राष्ट्रीय से संबंधित है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिसमें आपको ये बताना है कि ये वाला किस चीज़ से संबंधित है। ये एक स्थानीय स्तर का है, राज्य स्तर का है या राष्ट्रीय स्तर का है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। अब भारत सरकार, अब रूस क्या है? दूसरी कंट्री है, उसके साथ जो एक मैत्री संबंध बनाने का निर्णय वो कौन सा होगा? स्थानीय होगा, राज्य होगा या राष्ट्रीय होगा? जाहिर सी बात है, पूरे देश की बात हो रही है तो ये राष्ट्रीय होगा। अब दूसरा है पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल क्या है? एक राज्य है, तो ये कौन सा निर्णय होगा? राज्य निर्णय होगा। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में रेल सेवा शुरू करने का निर्णय, ये कौन सा निर्णय है? ये भी एक राष्ट्रीय निर्णय है, क्योंकि 2 स्टेट्स के बीच में यहाँ पर रेल सेवा शुरू की जा रही है। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय, ये एक स्थानीय समस्या है
जो एक स्थानीय निर्णय होगा। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, ये भी एक स्थानीय होगा, क्योंकि पटना एक शहर है, उसमें जिससे भी संबंधित निर्णय लिए जाएंगे वो भी एक स्थानीय में आएगा। हरियाणा सरकार का अगर यहाँ पर बिहार की बात हो रही होती तो ये राज्य में आता, ठीक है, लेकिन पटना की बात हो रही है तो वो स्थानीय में आएगा। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, अब हरियाणा सरकार की बात हो रही है तो ये किस में आ गया, राज्य में आ गया, हरियाणा राज्य का। 1,000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय, और ये तो सभी के लिए था, हर राज्य के लिए था, तो ये किस में आएगा, ये राष्ट्रीय में आएगा। अब यहाँ पर आपके और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए पहले हम जो यहाँ क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम वो वाले क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। इस लाइन से मतलब है कि लोकतंत्र में बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, लोगों के विकास के लिए जाते हैं, लोगों के डेवलपमेंट के लिए हो गए, या उनको आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो भी सारे निर्णय हों वो हर किसी को प्रभावित करें। कोई निर्णय है वो किसी सपोज़ है कि बजट ही आया है, बजट में हर तरीके की क्लास को देखकर निर्णय लिए जाते हैं या बजट निकाला जाता है, तो वो जितना भी बजट होता है वो निर्णय जो होता है वो हर किसी को अलग अलग प्रभावित करता है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं। तो अपने जवाब के 2 कारण लिखें। अब जैसे कि हम अगर नेशनल लेवल की बात करें, जो फॉरेन कंट्रीज से जितने भी रिलेशनशिप हैं वो हमारे देश को मजबूत करने के लिए हैं। दूसरा आता है एक वेलफेयर सोसाइटीज़ को डेवलप करना, जिससे जो हमारे देश के विकास में योगदान देती हैं। तो यहाँ पर यही आता है कि लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन लोग भी तभी भागीदार होते हैं जब वो पर्सनली निर्णय उनको अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट आता है, आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगी और क्यों? अब आपको पता है हमारे यहाँ पर 2 तरह की शासन व्यवस्था है। पहली होती है लोकतांत्रिक और दूसरी होती है राजतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग ही सरकार को बनाते हैं, लोग ही चुनाव की प्रक्रिया के थ्रू एक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और राजतंत्र में क्या होता है कि राजा रानी होते हैं, वही अपने सारे निर्णय लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है, और यही एक शासन व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। अब पहला इसमें पॉइंट है, राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। नहीं, ये किस में होता है, ये लोकतंत्र में होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। नहीं, ये किस में होता है, ये होता है राजतंत्र में। राजतंत्र में ही राजा के पास ये ताकत होती है। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो निर्णय राजा और रानी लेते हैं उन पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता। लेकिन अगर हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करें तो अगर सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो उसको एक कंप्लीट ब्यौरा देना होता है कि वो निर्णय क्यों लिए जा रहे हैं, उस निर्णय के क्या क्या लाभ हैं, लोग उससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, या वो किस तरीके से देश के विकास में शामिल हो सकते हैं। तो लोकतंत्र में ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। चलिए अब हम इससे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। अब अगर यहाँ पर बात करी जाती है कि सरकार क्या है, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि सरकार क्या होती है, सरकार एक लोगों का समूह होती है जो कि देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अगर किसी भी देश में कोई भी सरकार नहीं है तो उस देश का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। अब आपके जीवन को सरकार किस तरीके से प्रभावित करती है? बहुत तरीके से प्रभावित करती है, जैसे कि गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कराना, और महिलाओं और बच्चों के लिए जागरूकता अभियान चलाना, सड़कें स्कूल बनवाना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, और प्राकृतिक विपदाओं के समय लोगों की मदद करना, ये सब किसमें आते हैं?
ये सारी तरीक़ों से ही सरकार आपके जीवन को बहुत प्रभावित करती है। दूसरा आता है सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर बात आती है अगर सरकार कोई भी कानून या नियम ना बनाए तो सपोज़ करो कि आप सोच सकते हो कि फिर क्या हालत हो जाएगी, हर कोई अपनी मनमानी करने लगेगा। अगर जैसे कि यहाँ पर इस चैप्टर में दिया हुआ था कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो ड्राइव नहीं कर सकता, और अगर आप सोचो कि अगर ऐसा नियम ना हो कोई, तो फिर तो क्या बच्चे हैं, क्या ही हर एज के लोग हैं, वो तो हर कोई ड्राइव करने लगेंगे, तो कितने सारे एक्सीडेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। तो सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यही एक तरीका है जिससे सरकार अपने काम करा सकती है, इसलिए नियम बनाने की बहुत ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट आता है लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं। अब इसमें आवश्यक लक्षण की बात आ रही है तो इसमें लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, और वो चुनाव के माध्यम से ही ये कार्य करते हैं। हर 5 साल में चुनाव होते हैं जिसके बाद लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर वो सरकार बनाते हैं। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन आता है महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, इसकी उपलब्धि क्या थी। अब महिला मताधिकार आंदोलन क्या होता है, आपने देखा था कि पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कामों में भागीदारी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए गए संघर्ष के प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद ही उन्होंने उसको समझा था, और उसी को ही महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं। और इसकी उपलब्धि क्या थी, इसकी उपलब्धि ये थी कि इसके बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हर किसी को ये हक होना चाहिए कि वो वोट दे सकें, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका इसमें क्या विचार है, क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप है। वैसे तो यहाँ पर हर किसी का एक इंडिविजुअल विचार हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हाँ, ये एक भेदभाव का रूप हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ग्रुप को ही अधिकार होना वो चीज़ गलत है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं या आपके पास संपत्ति है तो आपको अधिकार है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप गरीब हैं, आप महिलाएं हैं, तो आपको उसका अधिकार नहीं है। तो ये एक भेदभाव का रूप हो सकता है। चलिए, यहाँ पर हमने ये पूरा चैप्टर भी डिस्कस कर लिया, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है या आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट में करके मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपका, उसको भी मैं अच्छे से डिस्कस कर दूँगी। चलिए, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।